शुरू करते हैं। अध्याय 15 है जो कि मुगल वंश हम पढ़ने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? बताइए कौन सा सत्य है? तो आप जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक था। कहाँ का था? फरगना का शासक था, तो एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि डी दिख रहे होंगे। दूसरा है कि बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, तो दम ये भी बात सही है। तीसरा क्वेश्चन है वह तैमूर वंश से संबंधित था, तो ये भी बात सही है। और ये दो वंश से संबंध रखता है, एक माता की तरफ से, एक पिता की तरफ से। तो चलिए हम जानते हैं क्या ये बात सत्य है, तो जान लीजिए। तो देखिए 1494 की बात हो रही है, 1494 ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो है अल्पायु में, 12 वर्ष की आयु में, कहिए अल्पायु में बाबर जो है ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना अक्सियाना के फरगना, क्या है, फरगना नामक छोटे से राज्य का जो है शासक बना। कब बना? 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है। आगे बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर जो है अधिकार कर लिया, जिसे हम काबुल अफगानिस्तान समझ रहे हैं, उस पर अधिकार कर लिया था। कौन? बाबर ने। कब किया था? 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। 1494 की बात करते हैं, तो 12 वर्ष की आयु में जो है बाबर ने क्या किया था? ट्रांस ऑक्सियान के फरगना, एक छोटा सा राज्य था, उस पर क्या बन गया? शासक बन गया। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलिए। वह कहता है मतलब बाबर कहता है, ठीक है, बाबर कहता है, समझ गए। तो वह कहता है कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत, जो जीता था क्षेत्र को, तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया था। तो ये सोचना बंद नहीं किया था, हमको जीतना है ये सोचता था, समझ गए। अडिग था करने का मतलब। आगे जानते हैं। बाबर, यहाँ पे देख रहे हैं, बाबर के पिता तैमूर वंश और माता जो है मंगोल वंश से संबंधित थी। बाबर के पिता जो है तैमूर वंश से संबंध रखते थे और माता मंगोल वंश से संबंध रखती थी। बाबर जो है तैमूर वंश से है और माता जो है मंगोल वंश से संबंध रखती है, ये हम जान गए। लेकिन बाबर क्या किया कि एक नवीन वंश की नींव डाली, जिसका नाम तुर्की नस्ल से है, मतलब तुर्की से संबंधित है, तुर्की नस्ल से है, जिसका नाम है चगताई वंश था। क्या था? चगताई वंश था। चगताई वंश, जिसका नाम है चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। याद रखिएगा, समझ गए। तो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, याद रखिएगा इस वंश का नाम। परंतु आमतौर पर उसे जो है मुगल वंश जो है कहा गया, जो कि अभी हम मुगल वंश के नाम से जानेंगे भारत में आने पे। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा था, ठीक है। ये राजपूत राजा था राणा सांगा, जो कि हार गया था खानवा के युद्ध में, जो कि बाबर और राणा सांगा की बात करता है। और खानवा के युद्ध की बात करते हैं, तो चलिए इसमें हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो देखिए खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को, मतलब 1527 को, 16 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो आपसे ये भी पूछता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 16 मार्च 1527 को, ठीक है। किसके किसके बीच खानवा का युद्ध हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर कौन था? तो मुगल वंश का शासक था। मेवाड़ का राजा कौन था? राणा सांगा थे। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या है? तो खानवा का युद्ध है। क्लियर हो गया। और चलिए जानते हैं, इसी युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो आपसे पूछेगा कौन से युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तो ये हमारा खानवा का युद्ध में दिया था। क्लियर हो गया। एवं इस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आपसे ये भी पूछेगा कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण किया था, किस जीत के बाद धारण किया था? तो खानवा का युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण किया था। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करते हैं। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए। तो देखिए केवल 3 ही सही है। क्यों सही है? चलिए जानते हैं। तो ये वाला जो है वही सही है बाबर के बारे में। इस क्षेत्र में तैमूरी जिसे तिमुरिद भी बोला जाता है, तैमूरी वंश स्थापित हुआ है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, डिटेल जानते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन।
तो सुनिए, बाबर का जन्म अगर बात करें आगे, तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। ठीक है, 1483 में जो है जन्मा था, ये जान गए। और चलिए जानते हैं 1483 में काबुल, काबुल मतलब अफगानिस्तान जो कि अभी है, ठीक है, अफगानिस्तान के समीप फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के समीप फरगना में जन्मा था कौन? बाबर, 1483 में। चलिए आगे और जानते हैं इसका पूरा नाम की बात करें। बाबर का पूरा नाम पूछता है, बहुत बार पूछा है। तो बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। याद रखेंगे, कैसे जानेंगे? तो सुनिए, बाबर का जन्म तो हम जान गए, चलिए ये सब जान गए भाई। काबुल, काबुल अफगानिस्तान के समीप एक फरगना था, वहां का जो है शासक भी था, ये वहां जन्मा था भी। अब इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछता कि बताइए बाबर का पूरा नाम, तो हम बताएंगे जहीरुद्दीन, याद रखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, पूरा नाम। चलिए आगे जानते हैं। बाबर की बात करते हैं तो यह जो है तैमूर वंश से संबंधित था। क्या था? तैमूर वंश से संबंधित था। बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है 1526 है, जो कि पानीपत के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, देखिए पानीपत के युद्ध था, जो कि हम पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछता है कि भाई बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था 1526 था। अब 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध था, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, जिसमें अगर बात करें, इसका सामना जो है लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ था। ठीक है, किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। और सुनिए, जिसमें क्या हुआ, तैमूर वंशी बाबर की जो है विजय हुई थी। हाँ, इसमें बात सही है, इब्राहिम लोदी हार गया था, अमर भी गया था, ये भी जान लीजिए। और तैमूर वंश जो है बाबर जो था, उसका विजय हुआ था। समझ गए? अब भारत पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ। फिर मुगल लोग जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए आक्रमण करके। इस युद्ध में बाबर ने बारूद का पहली बार बड़े पैमाने पर जो है प्रयोग किया था। समझ गए? बारूद का प्रयोग किया था। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं और शेरशाह दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि हुमायूं के समय में ही शेरशाह आक्रमण करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, हुमायूं के बारे में जानते हैं तो पहला क्वेश्चन ध्यान जाइए, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से है कौन जो है सत्य है, बताइएगा। सत्य बताना है। तो देखिए, दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य। क्यों सत्य, चलिए जानते हैं। तो पहला देखिए, 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा, ये भी सही बात है, 1530 के पर गद्दी पर बैठा था। दूसरा क्वेश्चन, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर जो है घेरा डालते समय उसका जो है सामना शेरशाह या शेर खां से हुआ था। जिसे शेरशाह जानते हैं, उसे शेर खां कहा जाता था। उससे सामना हुआ किसका? आपका हुमायूं का। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, आगे क्या है कि बाबर की मृत्यु के पश्चात, जैसे बाबर की मृत्यु हुई उसके पश्चात दिसंबर 1530 में हुमायूं जो है आगरा की गद्दी पर बैठा। कहाँ की गद्दी पर बैठा? आगरा की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? हुमायूं बैठा। कब? दिसंबर 1530 को, बाबर के मृत्यु के बाद। और बात करते हैं, उस समय वह जो है 23 ईयर्स का था, मतलब 23 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का था। कौन? हुमायूं। बाबर तो 12 वर्ष का था, आप जानते हैं, और हुमायूं जो है 23 वर्ष का था। तो सुनिए, 1532 की बात करते हैं, 1532 ईस्वी में क्या किया? फिर हुमायूं की बात कर रहे हैं ना। 1532 ईस्वी में दौराह नामक स्थान पर अफगान सेना को जो है परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है घेरा डाला, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। मतलब पूर्वी जो भारत है, भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था, जिसे हम चुनार दुर्ग कहते थे, जो कि अभी वर्तमान में क्या है? मिर्जापुर के नाम से जानते हैं। उसी को ये घेरा डालना था, हुमायूं डाल रहा था, याद रखिएगा। और 1532 की बात हो रही है, और दौराहा नामक स्थान पर, दौराहा जो कि बिहार हम जानते हैं, बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। उस समय नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त किया था। कौन परास्त किया था? हमारा ये कौन? हुमायूं ने परास्त किया था। और चुनार दुर्ग को जो है घेरा डाल रहा था, कि भाई पूर्वी जो भारत से प्रवेश द्वार था उसको बंद करने का। ठीक है, ये तो आप जान गए। और जानते हैं, चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। समझ गए? शेर खां जिसे शेरशाह सूरी कहते हैं।
तो चुनार दुर्ग जो था अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ था जब घेरा डाला था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें प्रश्न की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है? अब इसमें मिलान करना है आपको और बताना है कि कब और कैसे हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो आप जानते ही हैं कि बाबर और भाई इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 में। तो ये तो आप जान गए। 1 आ 2, तो 1 आ 2 जहाँ होगा आपका वो सही होगा। तो देखिए बी और सी में ही दिख रहा है। तो ए को काट दीजिए, डी को काट दीजिए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो बस 1 साल बाद 1527 में हुआ था। ये भी किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो बाबर तो जीत ही गया था, दोनों युद्ध जीत रहा था, लगातार जीत रहा था। अब चौसा के युद्ध की बात करते हैं। देखिए खानवा का युद्ध, तो ये जो आपका बी दिख रहा है वही आंसर सही होगा। और जानते हैं ये 1 साल बोल रहा हूँ, सॉरी, 1539 में हुआ था, मतलब 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। ये भी आप जान गए। ये भी किसके बीच हुआ था चौसा का युद्ध? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, लेकिन हुमायूं इसमें हार गया था, शेरशाह सूरी जीता था। चलिए, कन्नौज के युद्ध की अगर बात करें हम, तो कन्नौज के युद्ध को एक और नाम से जानते हैं, बिलग्राम का युद्ध, है ना? कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ये युद्ध हुआ था हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य। इसमें याद रखिएगा शेरशाह सूरी विजयी हुआ था, समझ गए? और हुमायूं को इस समय भागना पड़ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में बात करेंगे और भी। तो बस इतना जान लीजिए, तो आपका बी नंबर जो है सही है। और यहाँ पे देख लीजिए, पानीपत का युद्ध जो है प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर जो है उस समय विजय हुआ था, शासक हुआ था। खानवा के युद्ध में भी जान लीजिए 1527 में हुआ था। 16 मार्च 1527 देता है, क्योंकि बाबर ही जीता था, विजयी शासक हुआ था। चौसा के युद्ध में देखा जाए तो जून 1539 में हुआ था, जो कि शेरशाह सूरी जीता था। कन्नौज का युद्ध भी हुआ था, जो कि 1540 में हुआ था, और शेरशाह सूरी ही विजयी शासक बना था। और चौसा कन्नौज के युद्ध को एक और नाम से जानते हैं, बिलग्राम का युद्ध। चौसा के युद्ध में आप जानते हैं शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ही जीता था, हुमायूं को हार हुई थी। क्लियर हो? 6 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक है ना? छठा क्वेश्चन नंबर है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे या संबंधित बताएंगे? बताइएगा किस शासक से संबंध रखता है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो है शेरशाह सूरी का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर सी वो सही है। शेरशाह के द्वारा जो है यह कथन जो है, शेरशाह के द्वारा यह कथन कहा गया था, कौन सा? एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ये जो शब्द है, ये शेरशाह के द्वारा जो है, याद रखिएगा यह कथन कहाँ कब कहा गया है, ये सवाल बनता है। तो यह कथन जो है मारवाड़ जो कि वर्तमान में जोधपुर को कहते हैं, मारवाड़ के शासक मालदेव के जो है युद्ध हुआ था, मालदेव से युद्ध हुआ था, ठीक है? तो मारवाड़ के शासक मालदेव से युद्ध किस समय कहा गया था? ठीक है, ये वाला लाइन कौन सा लाइन? एक मुट्ठी बाजरे वाला लाइन। और याद रखिए मालदेव से युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1544 में हुआ था, तो उसी समय कहा गया था। ये डेट हो गया। चलिए आगे चलते हैं और सुनिए, जब शेरशाह ने जो है सौर के स्थान पर कूटनीति का जो है सहारा लिया, किसका सहारा लिया? कूटनीति का सहारा लिया। शेरशाह ने, याद रखिएगा, जयता, ठीक है, कुंपा, क्या है? कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर, ठीक है, कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था। क्या वक्तव्य दिया था? मतलब कहने का मतलब शेरशाह सूरी क्या था? जयता और कुंपा, ठीक है, ये दोनों की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था, ये भी माना जाता है, ये भी सत्य बात है। और जानते हैं शेरशाह ने अजमेर, जिसे जोधपुर कहते हैं, जोधपुर में है, ठीक है, अजमेर, नागौर बोला जाता है, मेड़ता बोला जाता है, एवं आबू के किलों पर अधिकार कर लिया। याद रखना है, यद्यपि शेरशाह की यह विजय उसकी मृत्यु के पश्चात अस्थायी नहीं रह सकी। समझ गए? सूरी ने कहाँ कहाँ अधिकार कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो शेरशाह सूरी ने अजमेर पर, नागौर पर, मेड़ता, याद रखिएगा, आबू किलों पर जो है अधिकार कर लिया। समझ गए? शेरशाह सूरी ने। आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था? किस स्मारक का निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था? तो वो दिल्ली की एक किला है, जिस किला का नाम है किला ए कुहान। समझ गए? इसका जो है निर्माण करवाया था, क्योंकि ये मस्जिद था, ठीक है। तो किला ए कुहान मस्जिद का जो है दिल्ली में करवाया था शेरशाह ने।
चलिए इसके बारे में जानते हैं। शेरशाह ने दिल्ली में जो है हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को ध्वस्त कर दिया, या ध्वस्त कर उसके ध्वंसा अवशेषों पर पुराने किले का निर्माण करवाया। कौन करवाया? शेरशाह सूरी ने। कहाँ करवाया? दिल्ली में। दिल्ली में किसका मकबरा को तोड़वाया? हुमायूं द्वारा जो निर्मित था दीन पनाह, उसको ध्वस्त करवा दिया, उसके जगह पे पुराने किले का निर्माण कराया। ठीक है, आगे चलिए। इस किले के अंदर जो है शेरशाह ने 1545 ईस्वी में जो है किले ए कुहाना मस्जिद का जो है निर्माण करवाया। कब करवाया? 1545 ईस्वी में। ठीक है, ये क्लियर हो गए। कौन करवाया? शेरशाह सूरी ने। गलत मैंने नहीं बोला, ये आप जानते। कुहना, देखिए कुहना या कुहाना कोई गलत नहीं है, ये ध्यान रखना है। शेरशाह का शासनकाल अगर पूछे तो भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग कहा जाता है। किसका कहा जाता है? संक्रांति का युग कहा जाता है। 8वें प्रश्न की बात करें तो कृषकों मतलब कृषि की बात हो रही है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? मतलब मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। तो चलिए जानते हैं कौन किया था 8वें प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे ही पट्टा शब्द आए, काबूलियत आए और कृषक के लिए आए, सहायता के लिए व्यवस्था चालू किया था, तो कौन किया था? शेरशाह सूरी ने। क्लियर हो गया, आगे जानते हैं क्या किया उसने। शेरशाह सूरी ने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, मतलब डायरेक्ट आमने सामने। ठीक है, प्रत्येक किसान को जो है, प्रत्येक किसान जो किसान थे को पट्टा दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पट्टा। और उनसे जो है कबूलियत, क्या है? कबूलियत लिखवाया जाती थी। मतलब कबूलियत लिखवाया जाता था, कुछ लिखवाया जाता था, बॉन्ड कहिए जिसको कबूलियत कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, वो लिखवाया जाता था। और चलिए, शेरशाह के समय में भूमि जो है 3 वर्गों में जो है विभाजित की गई। 3 वर्गों में कौन कौन? उत्तम, मध्यम और निकृष्ट में विभाजित की गई। मतलब उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निकृष्ट भूमि, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। अब चलिए और जानते हैं, है ना। सुनिए, जो पैदावार होते थे उसकी बात कर रहे हैं। तो पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में जो है वसूली करती थी। 1/3 भाग याद रखिएगा, वसूली करती थी। किसानों को शेरशाह के शासनकाल में जरीवाना या सर्वेक्षण शुल्क एवं महासिलाना शुल्क भी देना पड़ा, याद रखिएगा। तो आपसे ये पूछता है कि बताइए कि 1/3 भाग सरकार को लगान देनी पड़ती थी और किसानों को शेरशाह के शासनकाल में और भी क्या करना पड़ा? जरीवाना देना पड़ा। जरीवाना को ही सर्वेक्षण शुल्क कहते हैं, जिसको याद रखिए, जरीवाना कह दिए या सर्वेक्षण शुल्क। एवं महासिलाना, क्या है? महाशिलाना शुल्क भी देना पड़ा किसानों को। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। क्लियर हो गए। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा जो है, जिसे टॉम बोलते हैं, कहाँ स्थित है? बताइए। तो सासाराम का नाम सुने, वहीं पे है, जो कि बिहार में है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, बिहार के शाहाबाद, कौन है? शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। समझ गए? बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। आप जाके घूम सकते हैं। यह मकबरा जो है हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। तो हिंदू मुस्लिम का स्थापत्य शैली का एक सम्मिश्रण, मतलब मिला जुला जो है सुंदर उदाहरण माना गया है। मकबरे के भीतरी भाग, मकबरे के अंदर जाइएगा तो उसके भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप जो है सुसज्जित किया गया है। अंदर के भाग को सुसज्जित किया गया है हिंदू वास्तुकला के अनुरूप। ठीक है, अंदर जाइएगा तब इस पर जो है हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें हिंदू और इस्लामी कला दोनों दिखेगा आपको शेरशाह के मकबरा में। यहाँ पे 10वां प्रश्न देखिए, अकबर से मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, और सारे अकबर से भी होंगे। तो कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बीबीआई क्वेश्चन है, बीपीएससी वाले स्पेशली समझ जाइए। तो 13 वर्ष था। ठीक है, 13 वर्ष था। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खान ने, याद रखिएगा, गुरुदासपुर के निकट, कलानौर मतलब कहाँ था? पंजाब में, 14 फरवरी, कितने फरवरी? 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया। कौन करवाया? बैरम खान ने करवाया। कहाँ करवाया? गुरुदासपुर के निकट एक कलानौर था, वहां पे करवाया था। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हो गया था, ये आप भी जान गए। किसकी मृत्यु के बाद? हुमायूं की मृत्यु के बाद। अब आप जानते हैं हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? गिरकर हुआ था। कलानौर कहाँ है? तो पंजाब में था, ये ध्यान रखना है।
और चलिए और जानते हैं, वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। और ये पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे कि आप ये बताइए कि अकबर जो है, अकबर का पूरा नाम बताइए जो कि राज सिंहासन पर बैठने से पहले उपाधि लिया। तो याद रखिएगा, वो बोलिएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि लेकर राज सिंहासन पर बैठा। बाहरी आवाज को इग्नोर करेंगे। और सवाल क्या बनता है, सुनिए। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष से जो है 4 महीने थी, बस 13 वर्ष 4 महीने थे। क्लियर हो गया। 11वां प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, बताइएगा। अकबर जो है अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, तो ये ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना में करता था। कहाँ करता था, इबादत खाना में करता था। अब चलिए इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में, कहाँ, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा इबादत खाना की स्थापना किसने की, अकबर ने की। इबादत खाना क्या था, तो एक धार्मिक विचार विमर्श करने वाली जगह थी। इसकी स्थापना कब किया, तो 1575 में किया। कहाँ किया, फतेहपुर सिकरी में। कि पहले इबादत खाने में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को बुलाया जाता था। मतलब जो इबादत खाना जब स्थापना हुआ, अकबर किया, तो उस समय क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म से संबंधित ही लोग वहां बुलाए जाते थे। परंतु सुनिए, परंतु 1578 में, मतलब 1575 में तो ओपनिंग हुआ इसका, मतलब स्थापना हुआ, लेकिन 1578 मतलब 78 के बाद मुस्लिम धर्म के लिए था। लेकिन बाद में मतलब 1578 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि सभी धर्मों के लिए ये खोल दिया गया कि भाई इबादत खाना सभी धर्मों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इबादत खाने में धार्मिक विचार विमर्श जो है गुरुवार को, याद रखिएगा, शाम, ठीक है, शाम काल में होता था। चलिए आगे बात करते हैं, 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जो है जरी कलम की जो है उपाधि प्रदान की गई थी, बताइए। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन द्वारा जो है की गई थी। तो अकबर द्वारा निम्न में से किसको जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान हुई, तो मोहम्मद हुसैन को। अब मोहम्मद हुसैन को हुआ तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, अकबर का शासनकाल क्या, अकबर का शासनकाल फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल था। ये तो आप जान गए, किसका था पुनर्जागरण काल, तो ये फारसी साहित्य का, किसके समय में, अकबर के शासन में। क्लियर हो गया। आगे चलिए, आगे सवाल है कि आईने ए अकबरी में, किसमें, आईने ए अकबरी में अकबर के राज दरबार के 59 कवियों, 59 मतलब 59 कवि, ठीक है, 59 कवियों के नाम मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आईने अकबरी जो लिखा गया था, आप जानते हैं आईने अकबरी में जो है अकबर के राज दरबार में कितने कवि रहते थे, तो 59 कवि रहते थे, 59 कवि रहते थे। चलिए आगे जानते हैं और भी। इसमें से कश्मीर का जो है प्रसिद्ध कवि मोहम्मद हुसैन, कौन है, मोहम्मद हुसैन का नाम भी उल्लेखित था। क्या था, मोहम्मद हुसैन का नाम उल्लेखित था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। क्या की थी, जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। करते हैं कि आईने अकबरी की बात करते हैं। तो आईने अकबरी में लिखा है कि, आईने अकबरी कौन लिखा है, नीचे दिया हुआ है, लेकिन आप तो कमेंट बॉक्स में करेगा। आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाहत, क्या है, बादशाहत एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या करता है, प्रकाशित करने में सक्षम है, मतलब प्रकाशित करने का काम करता है। इसे समसामयिक भाषा में जो है क्या कहा गया है, बताइएगा। तो इसे कहा गया है फरेर इजदी। क्या कहा गया है, फरेर इजदी कहा गया है। क्लियर हो गए, तो फरेर इजदी कहा गया है, ये ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न की बात करें तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है, बताइए। आईने अकबरी का पुस्तक का लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल है। अब चलिए जानते हैं, अकबर के दरबारी कवि इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। एकदम सिंपल से, मैं इसलिए जानबूझ के पढ़ता हूँ जिससे आपको सुन के वर्ड को याद हो, ये मत समझिएगा, ये तो फास्ट पढ़ने में क्या जाता है ना। अभी जानते हैं, मैं तरीका बदलता हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद हो, नहीं तो आपके पास भी किताब है, आप भी खरीद के पढ़ सकते हैं। नहीं तो और छोटे छोटे बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं किताब को पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, है ना, और हमसे ज्यादा नॉलेजबल हैं। लेकिन हम याद करवाने के लिए नलिनी अकादमी शिक्षा मंत्रालय है, सिर्फ याद करवाता है, इसलिए नलिनी अकादमी पढ़ाता है। मेरी अगर उटपटांग भाषाओं से अगर आपको याद हो रहा है तो इसमें अच्छी बात है ना। तो अकबर के दरबारी इतिहासकार जो हैं अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा ग्रंथ की रचना की, ये तो हम जान गए। तो अकबरनामा कौन लिखा,
अबू फजल लिखे। अबू फजल क्या थे? एक इतिहासकार थे, ठीक है। और किसके समय में लिखा गया? तो ये अकबर के समय में लिखा गया। अकबर के दरबार में इतिहासकार कौन थे? अबू फजल थे, ऐसे और भी थे। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बनाया, आगे सुनिए। यह ग्रंथ जो है 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? अकबरनामा जो है कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। कौन लिखा था? अबू फजल ने, ठीक है। आईने अकबरी इसी का तीसरा खंड है। अकबरनामा जो लिखा गया था जिसमें 3 खंड हैं, 3 खंड में जो तीसरे नंबर पे आता था ग्रंथ वो आईने अकबरी था, ठीक है। और जानते हैं आईने अकबरी को अबू फजल ने जो है 5 खंडों में विभक्त किया है। सोचिए आईने अकबरी तीसरे नंबर पे आता है। अकबरनामा को जो ग्रंथ है उसे 3 खंड में किया, जिसमें तीसरे नंबर पर आईने अकबरी आता है। आईने अकबरी को भी अबू फजल ने क्या किया? 5 खंडों में विभक्त कर दिया। चलिए क्लियर हो गए? याद हुआ कि नहीं जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। और हाँ बता दूं, ब्लैक बुक चल रहा है रेलवे वाले के लिए, एनटीपीसी वाले के लिए। उसके बाद मॉक टेस्ट करवाऊंगा, लगातार करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए 14 प्रश्न की बात करें। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बताइए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ उस समय भारत का जो है मुगल बादशाह कौन था, ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 में। उस समय कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है, उसी समय हुआ था। और किसके शासनकाल में? जब भारत में किसका शासन था? कौन वंश था? तो मुगल वंश था। मुगल वंश में कौन शासक था? तो अकबर था। क्लियर हो गए? ये सवाल पूछा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला है। और सुनिए, उस समय भारत का शासक जो है मुगल बादशाह अकबर था। क्लियर हो गए? अकबर जो है मुगल वंश का तीसरा शासक था। तो ये भी पूछ सकता है कि मुगल वंश का केवें शासक थे या कितने नंबर पे शासक आते थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी? तो तीसरे नंबर के शासक आते थे। और तीसरे नंबर पे कौन है? हमारा अकबर था। चलिए आगे बात करते हैं। इसे अकबर ए आजम क्या कहते हैं? अकबर ए आजम शहंशाह क्या कहते हैं? शहंशाह अकबर या महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। तो आपसे ये जान लीजिए, अकबर का अगर खाली अकबरनामा सुने हैं, अकबर सुने हैं, तो अकबर का और नाम सुन लीजिए। अकबर ए आजम कहा जाता था, शहंशाह कहा जाता था, मतलब शहंशाह अकबर या महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। 15वां क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? अकबर को प्राप्त है। अब चलिए कैसे भाई, चलते हैं जानते हैं। तो देखिए, मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। क्लियर हो गए? हम समझ गए। और सुनिए, अकबर जो है रायकरण के छंदम नाम से हिंदी गीतों की रचना करता है। ये भी जान गए भाई। और चलिए, अकबर ने हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया है। हिंदी साहित्य को संरक्षण कौन प्रदान किया? मुगल सम्राट अकबर ने किया था। इसलिए हिंदी गीतों की रचना का श्रेय भी जाता है हमारे अकबर को, है ना। और याद रखिएगा, अकबर जो है रायकरण के छंद नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। कौन? अकबर, मतलब कराता था। चलिए आगे जानते हैं। उसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता था। तो आपसे पूछेगा हिंदी भाषा का स्वर्णकाल किसके समय में कहा जाता है? कौन मुगल सम्राट था? तो हमारा तीसरे नंबर का सम्राट अकबर था, है ना। अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी? तो कवि प्रिय की उपाधि दी। नरहरि को किसकी उपाधि दिया गया? तो महापात्र की उपाधि प्रदान किया। कौन प्रदान किया? तो अकबर प्रदान किया। तो नरहरि को क्या बोला? महापात्र बोला। बीरबल को क्या बोला? कवि प्रिय बोला। ये सुनिए, 16वां प्रश्न है कि अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत किया? तो ये ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया। कब किया? 1582, मतलब 82 में किया था, 1582 में। अब चलिए जानते हैं, अकबर ने विभिन्न धर्मों से प्राप्त उदार तत्वों का जो है सार संग्रह जो है किया। क्या किया? सार संग्रह किया था, विभिन्न धर्मों से प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। उस युग के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण अकबर ने 1582 ईस्वी में, मतलब 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया। क्या किया? दीन-ए इलाही नाम का एक धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया था। कब किया? तो 1582 में। किसने किया? अकबर ने किया। ये जान गए। और दीन-ए इलाही को क्या कहा जाता है? उसे और किस शब्द में हम जानेंगे? तो दैवीय एकेश्वरवाद के रूप में जानते हैं दीन-ए इलाही का मतलब। क्लियर हो गए? अब चलिए देखिए, यहाँ पे जान लीजिए, बीरबल एकमात्र हिंदू
था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था? तो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला हिंदू जो है, बताइए कौन था? तो बिरबल था, ये जो दीन इलाही को अपनाया था। ये जान गए। आगे चलते हैं, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह और राजा भगवंत दास ने इस धर्म का विरोध किया था। तो राजा मानसिंह और राजा भगवान दास जो थे, कौन से धर्म का विरोध किया? तो दीन इलाही का विरोध किया। ये भी जान लीजिए। आगे बात करते हैं, 1583 की बात करते हैं। 1583 में एक नया कैलेंडर इलाही संवत आरंभ किया। क्या किया? इलाही संवत जो है आरंभ किया। कब किया? 1583 में किया था। ठीक है, नया कैलेंडर। तो नया कैलेंडर का नाम क्या है? इलाही संवत। अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद सबसे अधिक प्रभाव जो है हिंदू धर्म का था। समझ गए? हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा था अकबर पर। चलिए आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मत, दोनों के मत निम्नलिखित में से कौन जो है निरंतरता की कड़ी थी? बताइएगा। मतलब एक कड़ी बताना है, तो वो कड़ी था टोडरमल। याद रखिएगा कौन कड़ी था? ये दोनों के मध्य जो है टोडरमल था। याद रखिएगा, जोड़ने का काम करता था। कैसे? चलिए जानते हैं। 1582 ईस्वी में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। ठीक है, तो 1582 ईस्वी में राजस्व मंत्री टोडरमल के निर्देशन में संपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया गया। तो आपसे पूछेगा कि नया स्वरूप जो प्रदान किया गया, बताइए किसके समय में किया गया? तो टोडरमल के समय में किया गया। टोडरमल कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था, याद जान लीजिए। और ये कब किया शुरू? तो 1582 ईस्वी में। ठीक है, और ये क्या था? भू राजस्व व्यवस्था का एक नया रूप दिया था, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था। ठीक है, और सुनिए, टोडरमल जो है, टोडरमल द्वारा प्रचलित जो है लगान व्यवस्था को जो है टोडरमल बंदोबस्त, ठीक है, जब्ती व्यवस्था कहा जाता है। व्यवस्था लाया था, लगान मतलब टैक्स, जो चलाया था कौन? टोडरमल, जो कि राजस्व मंत्री है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लगान व्यवस्था को कहा गया टोडरमल बंदोबस्त। क्या कहा गया? टोडरमल बंदोबस्त, या जब्ती व्यवस्था कहा गया। ये जान गए, मतलब कहा जाता था उस समय। और सुनिए, टोडरमल बंदोबस्त को और नाम से जानते थे, आईने दहलशाला के नाम से भी जाना जाता था। आईने ये दहशाला, जिसका नाम हम एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? टोडरमल बंदोबस्त। जान गए। आईने दहशाला, दहशाला के अंतर्गत क्या हुआ? अलग अलग जो फसलें होती थी, अलग अलग जो फसलें होती थी, तो अलग अलग फसलों के पीछे 10 वर्षों में उत्पादन, जो 10 वर्षों में जो उत्पादन हुआ, और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों, जो उस समय, जो वर्तमान में बात करें उस समय जो हो रहा था, उस समय के जो फसल हो रहे थे, उस समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 मतलब 1/3 भाग राजस्व के रूप में नगद वसूला जाता था। देखिए 18वां प्रश्न की बात करें तो महाभारत में फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी, रजमनामा है। ठीक है, रजमनामा है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, महाभारत के विभिन्न अंशों का जो है फारसी में अनुवाद जो है, फारसी में अनुवाद किया गया, बहुत सारे आता है, सुन लीजिए। तो फैजी और अबू फजर की निगरानी में, याद रखिएगा, फैजी और अबू फजर की निगरानी में मुस्लिम विद्वानों द्वारा किया गया। अब मुस्लिम विद्वानों द्वारा किया गया, ये हम पढ़ लिए, लेकिन उसमें और कौन कौन थे विद्वान? तो हाँ, जान लीजिए, उनका नाम बता देते हैं। तो ये थे नकीब खां, याद रखिएगा, बदायूनी, अबू फजल तथा फैजी आदि द्वारा ये किया गया था, ये जान लीजिए, जो कि महाभारत का जो है लिखा गया था। अब चलिए बताते हैं कैसे। तो सुनिए, उन्हें संयुक्त रूप से, याद रखिए, उन्हें संयुक्त रूप से रजमनामा से संबोधित किया गया है। जो लिखा गया है, सब जो जितने भी मुस्लिम विद्वान थे वो सारे लिखे थे। नकीब खान लिखे थे, बदायूनी लिखे थे, अबू फजल लिखे थे, फैजी लिखे थे। ये सब जो लिखे थे वो याद रखिएगा, उसका जो एक तरह से क्या किया गया है, संयुक्त रूप से किया गया है, रजमनामा के नाम से जो है संबोधित किया गया है। और रजमनामा जो है एक युद्ध की कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रजमनामा की जो है कितनी है? 3 प्रतियां हैं। कौन कौन? तो आगे सुनिए। प्रथम है जयपुर अजायब घर। ठीक है, प्रथम है जयपुर अजायब घर। द्वितीय वर्ष की बात करते हैं, जो कि 1599 की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय वर्ष 1599 में तैयार, जो वर्तमान समय में अनेक संग्रहालयों में रखी गई है, मतलब अनेक संग्रहालयों में रखी गई थी, दूसरे वाले नंबर पर। ठीक है, संग्रहालय में रखी गई थी। और तीसरी रजमनामा जो है रहीम का है, जो वर्ष 1616 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1616 में हुआ था, मतलब 1616 ईस्वी में पूरा हुआ था। 19वां प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने
सम्मानित किया था? बताइएगा। प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं जिनको अकबर ने सम्मानित किया, वो थे ऑप्शन नंबर बी हरि विजय सूरी। कौन थे? हरि विजय सूरी थे। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में, सुनिए। हरि विजय सूरी प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन थे? प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। किसने किया था? अकबर ने सम्मानित किया था। अकबर ने जैन विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की जो है उपाधि प्रदान की थी। आपसे पूछेगा कि जगत गुरु की उपाधि जो है प्रदान किया गया था किनको? तो एक जैन विद्वान थे जिसे हरि विजय सूरी बोला जाता है। इसको उपाधि कौन दिया, मतलब हरि विजय को उपाधि कौन दिया था जगत गुरु का? तो वो दिया था अकबर ने दिया था। क्लियर हो गए? तो सभी धर्मों के प्रति जो है अपनी सहिष्णुता मतलब की भावना रखता था, एक जैसा रखता था, याद रखिएगा। भावना के कारण क्या हुआ, शासन काल में, मतलब अपने शासन काल में ही, अकबर अपने शासन काल में ही आगरा और लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की थी। मतलब ईसाइयों को भी वो प्रदान किया था गिरजाघर बनवाने के लिए। समझ गए? चलिए वो तो हम जान गए। आगे जानते हैं कि आगे है कि खरतार गच्छ, ठीक है, खरतार गच्छ संप्रदाय क्या है? खरतार गच्छ संप्रदाय के जैन आचार्य जिनचंद्र, क्या नाम है? जिनचंद्र सूरी को भी अकबर ने जो है क्या किया है? प्रश्रय प्रदान किया है। समझ गए? मतलब अकबर ने उन्हें भी जो है सम्मान पूर्वक जो है रखा था, उन्हें भी प्रश्रय प्रदान किया था। ठीक है, आश्रय भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो जैन आचार्य जिनचंद्र सूरी को भी वो जो है आश्रय प्रदान किया था। चलिए आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न सुनिए। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? बताइएगा, स्वयं स्वीकार नहीं की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ ने नहीं की थी। अकबर के समकालीन कौन थे? तो मेवाड़ के कौन थे? सिसोदिया वंश थे। और सिसोदिया वंश के शासक कौन थे? राणा उदय सिंह थे। तो वो अकबर के समय थे। चलिए अब बात करते हैं। जिसने जिसने मतलब राणा उदय की बात हो रही, जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राणा उदय सिंह जो थे वो अकबर की जो है स्वाधीनता स्वीकार नहीं किए थे, कि मतलब अकबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये नहीं एक्सेप्ट किए थे। आगे बात करते हैं। मेवाड़ जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के राजपूत शासकों ने मुगल सेना का सदैव विरोध किया था। मतलब मेवाड़ जो थे वो राजस्थान क्षेत्र के थे, मतलब राजस्थान क्षेत्र का राज्य माना जाता था मेवाड़, है ना। तो मेवाड़ जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के जो है राजपूत जो शासक होते थे वो मुगल सेना को सदैव विरोध किए थे, मुगल सेना को कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में, मतलब 1567 में, ठीक है, 1567 में चित्तौड़ के किलों पर आक्रमण कर दिया। कौन आक्रमण कर दिया चित्तौड़ के किलों पे? अकबर ने। कब किया था? तो 1567 में। अंततः 1568 में, मतलब 68 में किया था, 68 में, याद रखिएगा। 1568 में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी एवं चित्तौड़ के किलों पर अधिकार कर लिया। तो मुगल सेना जो था, मतलब अकबर जो था, वो चित्तौड़ के किलों पर अधिकार कर लिया था, आप जान लीजिए। और मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। तो भाई समझिए हार गए, ये भी जान गए। चलिए आगे बात। चलिए 21वां क्वेश्चन को देखिए। 21वां क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पंचमहल। कौन है? पंचमहल। अब चलिए जानते हैं। आगे सुनिए कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का महल एवं पंचमहल का निर्माण करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का महल जो था एवं पंचमहल का निर्माण करवाया। तो किसका निर्माण करवाया फतेहपुर सिकरी में? पंचमहल का। जोधाबाई का जो महल है उसका भी निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? फतेहपुर सिकरी में। कौन करवाया? अकबर करवाया। ऐसे याद कर सकते हैं। पंचमहल का आकार जो है पिरामिड जैसा, कैसा था? पिरामिड जैसा था। पंचमहल देखने जाइएगा तो आपको पिरामिड जैसा था। पंचमहल का आकार जो है पिरामिड जैसा था, ये जान लीजिए। और जानते हैं तो पंचमहल का आकार पिरामिड जैसा था, जो बौद्ध विहार की जो है संरचना के अनुरूप बनाया गया था। मतलब बौद्ध विहार के संरचना के अनुरूप ये बनाया गया, तैयार किया गया। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। सोचिए, पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। तो फतेहपुर सिकरी जाइएगा तो अभी कुछ अवशेष उसको मिलेगा, आप जा सकते हैं। पहली मंजिल पंचमहल के बारे में हो रही है, तो पहली मंजिल के बड़े हॉल में जो है 48 खंभे निर्मित हैं। कितने खंभे हैं? 48 खंभे, मतलब 48 खंभे निर्मित हैं। हॉल है पहली मंजिल में। आगे बात करते हैं। अकबर ने इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का जो है
प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मतलब बौद्ध विहारों का और हिंदू धर्म का प्रभाव वहाँ पे उस पंचमहल में, हवा महल में दिखाई देता है। तो पंचमहल को और किस नाम से जानते हैं? हवा महल के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। चलिए, पंचमहल है कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। 22वां प्रश्न क्या है? सुनिए, 22वां प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? फिंच था। क्या था? रॉल्फ फिंच था। याद रखेंगे। चलिए आगे जानते हैं। तो सुनिए, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम जो है अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच जो है 1583 ईस्वी में भारत आया था। तो आपसे पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या कि 1583 ईस्वी में कौन आया? तो ये आया था रॉल्फ फिंच आया था। किसके समय में आया था? तो अकबर के समय में आया था। अकबर के दरबार में आया था। तो अकबर के दरबार में कौन अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज था? तो आप याद रखिएगा, वो रॉल्फ फिंच था। ठीक है, ऐसे याद हो सकता है। और कौन था रॉल्फ फिंच? तो अंग्रेजी व्यापारी था। ये भी जान गए। 1591 में, मतलब 1591 ईस्वी की बात हो रही है। 1591 ईस्वी में इंग्लैंड वापस लौट गया। कौन इंग्लैंड वापस लौट गया? तो रॉल्फ फिंच ने जो है वापस लौट गया था 1951 में। याद रखिएगा, जो कि अकबर के समय में आया था। और जानते हैं, वह प्रथम अंग्रेजी यात्री था। मतलब रॉल्फ फिंच जो था वो प्रथम अंग्रेजी यात्री था, जो कि भाई आया था भाई अकबर के दरबार में। तो प्रथम अंग्रेजी यात्री था जिसने भारतीयों तथा उनके रीति रिवाजों के बारे में लिखा था। सोचिए, रीति रिवाजों के बारे में लिखा था। उसने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया। याद रखिए, बड़ा बताया था। मतलब सोचिए, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लंदन, ये सबको बड़ा बताया था। कौन बताया था? रॉल्फ फिंच। समझ गए? ये प्रथम व्यापारी था, आप जान भी करते हैं। अंग्रेज भी था, प्रथम अंग्रेज यात्री भी था। अकबर के समय की बात हो रही है। इसने बाल विवाह सती प्रथा का उल्लेख किया था। मतलब जो रॉल्फ फिंच है वो बाल विवाह और सती प्रथा का भी उल्लेख किया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए, मंडला की जो है रानी थी। कहाँ की थी? मंडला की रानी थी। अब चलिए जानते हैं क्या है भाई कहानी, स्टोरी। तो देखिए, 1564 मतलब 1564 ईस्वी में अकबर ने आशफ खां के नेतृत्व में गोडवाना पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? गोडवाना पर आक्रमण कर दिया। जबलपुर के पास रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया था। सोचिए, मतलब अकबर से पुरुष का वेश बदल के रानी दुर्गावती लड़ी थी। कहाँ? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर के पास हुआ था लड़ाई, तो उसी के पास दुर्गावती गढ़, जिसे दुर्गावती गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, दुर्गावती गढ़ एवं मंडला के बीच हुए युद्ध में पराजित हुई। क्या हुआ? युद्ध में जो है पराजित हुई थी। ये भी जान लीजिए, पराजित हो गई थी, हार गई थी। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि जो कि वर्तमान में अभी जबलपुर जिले में है, जो कि आप देख रहे हैं दुर्गावती गढ़ देख रहे हैं या मंडला, दुर्गावती गढ़ एवं मंडला के बीच ये लड़ाई हुआ था, बीच में हुआ था। ठीक है, और जो कि वर्तमान में जबलपुर में है। ठीक है, अकबर ने रानी दुर्गावती को अपमानित करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी, रानी दुर्गावती को अपमानित करना चाहा। ठीक है, अपमानित करने हेतु क्या हुआ कि रानी के जो प्रिय हाथी था, सफेद हाथी, याद रखिएगा, जिसका नाम था सरमन। ठीक है, सरमन, याद रखिएगा। और उनके विश्वस्त वजीर, ठीक है, आधार सिंह, वजीर का नाम था आधार सिंह, को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, परंतु रानी ने यह मांग ठुकरा दी थी। सोचिए, मांग ठुकरा दी, याद रखिएगा। अपमानित करने के लिए मांगा था कि हमें सफेद हाथी दे दीजिए, मतलब सरमन दे दीजिए, और आधार सिंह दे दीजिए, वजीर आधार सिंह को हमको भेंट दे दीजिए। तो रानी जो है दुर्गावती ठुकरा दी थी। क्लियर? शुरू करते हैं जहांगीर। और थोड़ा सा मैं बाहर आया हूँ किसी वजह से, कुछ काम से, और बुक के ही काम से आया हूँ मैं, तो थोड़ा सा बाहरी अगर आवाज आते हैं तो इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो देखिए 24 क्वेश्चन नंबर में है कि दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है किसने प्रारंभ की थी? बताइए किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? जहांगीर ने प्रारंभ की थी, मतलब शुरू की थी। आगे तो सुनिए, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा क्या थी? ये दोनों प्रथा था। प्रथा के प्रारंभ कौन किया? तो जहांगीर ने किया। ये तो क्लियर हो गए। और जहांगीर ने कब किया था? तो अपने शासन काल के दौरान किया था। ये क्या था? दो अस्पा, सिंह अस्पा, तो ये प्रशासनिक काज थे। क्या थे? प्रशासनिक काज थे, आप जानते हैं। और इसी के अंतर्गत ये रखा भी गया था, ये भी बोल सकते हैं आप। मतलब ये प्रशासनिक काज था, इसी के अंतर्गत ये काम होते थे, आप जान लीजिए। आगे पढ़ेंगे, इन दोनों के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। मतलब ये क्लियर हो गए, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, बगल में बिल्डिंग टूट रही है। अस्पा में, तो दो अस्पा में जो है मनसबदारों को क्या होता था?
सवार पद के दुगने घोड़े रखने होते थे, मतलब सवार जितने हैं उसके दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सवार एक पद होता है, पद मतलब चलने वाला, तो उससे दुगना रखना होता था। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। सी अस्पा में क्या होता था, अब जान लीजिए। दो अस्पा समझ गए। सी अस्पा में क्या होता था कि मनसबदारों को अपने सवार पद, जितने भी सवार पद थे उसके तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। मतलब सी अस्पा में तिगुने घोड़े और दो अस्पा में दुगने घोड़े रखने पड़ते थे पद सवार के अंतर्गत, मतलब पद सवार जितने हैं उसके तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। आगे बात करते हैं। मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। कितने घोड़े? 3 गुने घोड़े रखने होते थे। मनसबदारों को वेतन जो है नगद व जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। क्लियर हो गए। अब लीजिए 25 क्वेश्चन नंबर देखिए। जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। कहाँ दिया था? अजमेर में। थॉमस रो जो है 10 जनवरी 1616 को क्या हुआ, इंग्लैंड के जो है सम्राट जो है, इंग्लैंड के जो सम्राट है जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में, किसके रूप में? प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से अजमेर में पहली बार जो है मिला। कब मिला? तो अजमेर में पहली बार मिला। किससे मिला? जहांगीर से मिला। कौन मिला? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो कब गया था? तो 10 जनवरी 16 को जो है इंग्लैंड के किसके? सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में गया था। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे सुनिए। थॉमस रो जो है 1615 से लेकर 1619 ईस्वी इसका समयकाल बताया जाता है सर थॉमस का। याद रखिएगा थॉमस रो का। तो याद किया, थॉमस रो जो है अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें, क्या है? अनुकूल रियायतें प्राप्त करके 1619 ईस्वी में वापस लौट गया। मतलब जहांगीर जो है व्यापार के लिए जो है अनुमति दे दी थी 1619 में, और उसके बाद क्या हुआ? तो सर थॉमस वापस लौट गया था। कब? 1619 में। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। सर थॉमस जो है, सर थॉमस रो है पूरा नाम, ये ध्यान रखना है। रो की यात्रा का विवरण जो है उसकी पुस्तक, किसकी पुस्तक? सर थॉमस रो की पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? तो ए वॉयल टू ईस्ट इंडीज में मिलता है। किसमें मिलता है? ए वॉयल, वॉयल नाम है, ठीक है, वॉयल टू ईस्ट इंडीज में मिलता है। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? बताइएगा, तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया। तो वो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। चलिए आगे चलते हैं। जानते हैं लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की थी। तो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि जहांगीर ने कितने अध्यादेशों की? तो 12 अध्यादेशों की घोषणा की। किस लिए? तो लोक कल्याण कार्यों के लिए 12 अध्यादेशों की घोषणा की गई थी। और किसने की थी? तो जहांगीर ने की थी। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसमें जो है शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की जो है बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया। समझ गए? तो मतलब जितने भी शराब थे, तंबाकू थे, मादक पदार्थ थे, बिक्री थे, निर्माण थे, प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? जहांगीर लगा दिया था। आगे बात करते हैं। तो जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था, मतलब उदार प्रवृत्ति का माना जाता था। क्लियर हो गया। 27 क्वेश्चन नंबर है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है? बताइएगा, जहांगीर महल जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आगरा में। तो जहांगीर महल अगर पूछे कहाँ स्थित है तो आगरा में। आगे चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, जहांगीर महल जो है आगरा के किले में स्थित है। कहाँ है? तो आगरे के किले में स्थित है। क्या? जहांगीर महल। जहांगीर कहीं है? जहांगीर महल है आगरे के किले में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण जो है अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। किसका करवाया था? जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। आगरा जो कि किला है, ठीक है, किले में स्थित है। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि जहांगीर महल कहाँ है? तो आगरा में है। आगरा में है जहांगीर महल, तो क्या है? वो किला है, तो किले में स्थित है। ये जो किला बना है, जहांगीर महल किला जो बना है, इसका निर्माण कौन करवाया? तो अकबर ने करवाया। अकबर ने क्यों करवाया? अपने पुत्र, अपने उत्तराधिकारी, मतलब अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के लिए या सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस महल की अधिकांश जो शैली है हिंदू स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है। क्लियर हो गया। यह लगभग जो है वर्गाकार भवन है। जो किला बना था, जहांगीर महल किला जो बना है, वो एक तरह से वर्गाकार भवन है। इसका निर्माण जो है लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। किससे किया गया है? लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। तो 28वां क्वेश्चन है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? बता सकते हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं, मेहरू निशा नाम था। क्या नाम था? मेहरू निशा। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो नूरजहां का वास्तविक नाम जो है मेहरू निशा था। ये आप हमेशा ध्यान रखना है। याद रखिएगा, जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी जहांगीर की पत्नी? मेहरू निशा, जिसका नाम नूरजहां है। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू निशा,
जो कि जहांगीर की क्या थी, पत्नी थी। अपने निशार नामक सिक्के पर एक सिक्का निकलवाया था कौन, जहांगीर। कौन सा सिक्का निकाला था, निशार। अब निशार जो सिक्का निकाला था उस पे अपना नाम तो दिया था ही, अपना नाम तो दिया था, अपना नाम की आकृति भी बनाई थी, साथ में नूरजहां का नाम और आकृति जो है अंकित किया था, मतलब चित्र अंकित किया था, समझ गए। शेरे अफगान की उपाधि दिया था कौन, जहांगीर ने दिया था। किसको, नूरजहां की पहले पति को, नूरजहां की पहली पति को। ठीक है, तो नूरजहां के जो पहले पति थे उनका नाम अगर पूछे आपसे तो बताइएगा अली कुली इस्तादजुल थे। और जो कि इस्तादजुल था वो याद रखिएगा, जहांगीर जो है इसको उपाधि दिया था शेरे अफगान का, ये भी जान लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए रिपीट करिए। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में जो है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। किससे, तो खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हॉकिंग्स। क्या है, हॉकिंग्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए 1608 ईस्वी में हॉकिंस ब्रिटिश राज्य जेम्स प्रथम का जो है राजदूत था। क्या था, राजदूत, तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। ये भी सवाल बना। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि 1608 ईस्वी में हॉकिंस जो है वो कौन था। तो एक ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश था। अब ब्रिटिश था तो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के जो है, प्रथम का क्या था ये, हॉकिंस, ये राजदूत था। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मतलब पहुंचने वाला ये जो प्रथम अंग्रेज भी था कौन, हॉकिंस। आपसे ये भी सवाल पूछेगा हॉकिंस जो है किसका राजदूत बन के आया था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये भी जान लीजिए। और जो कि मुगल दरबार में कब आया, 1608 में। और ये प्रथम अंग्रेज भी था, ये ध्यान रखना है। उसको जो है किसको, हॉकिंस को। हॉकिंस को जो है अंग्रेजी कंपनी के लिए, अंग्रेजी जो कंपनी थी, कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाओं को जो सुविधा जो भी थी, व्यापारिक जो सुविधा था उसको प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। कहाँ, भारत भेजा गया था। और कहाँ, मुगल के दरबार में भेजा गया था। क्लियर हो गया, उस समय मुगल के दरबार में भेजा गया था। आगे आप सुनिए, हॉकिंस की जो है कार्य प्रणाली से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसको जो है 400 का जो है मनसा वह क्या किया था, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। जहांगीर जो है इंग्लिश खां की उपाधि किसको दिया था, तो प्रथम अंग्रेज था, हॉकिंस को दिया था। और क्या दिया था जहांगीर, तो 400 का मनसा भी दिया था। ये भी क्लियर हो गया। 30वां क्वेश्चन है कि जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी। जहांगीर की पत्नी बहुत सारी थी, पत्नियां थी, लेकिन ये बताइए कि कौन आत्महत्या कर ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी शाह बेगम जो है आत्महत्या कर ली थी। शाह बेगम जो थी अपनी आत्महत्या कर ली थी। कैसे, तो चलिए जानते हैं। तो जहांगीर की पत्नी जो है शाह बेगम ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। समझ गए, क्लियर हो गया। मतलब आत्महत्या करने का वजह था कि जहांगीर इतना शराब पीता था, उसकी आदत था, उससे दुखी होकर ये शाह बेगम जो है आत्महत्या कर ली थी। आगे चलिए, शाह बेगम का वास्तविक अगर नाम पूछा जाए तो मानबाई था। क्या नाम था, मानबाई था। तो मानबाई जो नाम था किसका नाम था, शाह बेगम का नाम था। ठीक है, किनका नाम था, तो आप जानते हैं शाह बेगम का। शाह बेगम तो जहांगीर की ये पत्नी थी। और जहांगीर की जो पत्नी थी मानबाई, इन दोनों का जो है सबसे बड़ा पुत्र था। या देखिए, सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। खुसरो का जन्म हुआ था। मानवाई से जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। आमेर के जो राजा थे भगवान दास, इनकी पुत्री का नाम था मानवाई, जो कि शाह बेगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका विवाह हुआ था, याद रखिएगा, संपन्न हुआ था। सलीम से विवाह हुआ था, सलीम मतलब जहांगीर से विवाह हुआ था, जानते हैं। और कब, 13 फरवरी 1585 को। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि सलीम किसका नाम है, जहांगीर का नाम है। खुसरो किसका नाम है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मानवाई को जो है सलीम मतलब जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। क्या उपाधि प्रदान की थी, शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। ये भी क्लियर हो गया। 30वां क्वेश्चन क्या है, सुनिए। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची। प्रकाष्ठा पर पहुंची हुई थी, बताइएगा, मतलब उच्च स्तर पर कहिए पहुंचा हुआ था। तो वो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के समय। जैसे ही चित्रकला का आएगा जहांगीर टिक लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। अपने शिखर पर पहुंच गई मतलब प्रकाष्ठा पे पहुंच गई, जो कि क्वेश्चन था। किसके समय में, जहांगीर के समय में। आगे बात करते हैं, जहांगीर चित्रकला का कुशल जो है पारखी था। पारखी मतलब होता है, मतलब निपुण कहिए चित्रकला के मामले में। ठीक है, पारखी था। जहांगीर के अगर बात करें, जहांगीर के दरबार में अगर बात करें, सुप्रसिद्ध जो चित्रकार थे, मतलब चित्रकार नहीं थे, चित्रकारों थे, मतलब बहुत सारे थे, जिसमें अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, विशन दास प्रमुख थे। मतलब ये तीन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और विशन दास, ये सब जो है इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके दरबार में। और चलिए जानते हैं, अबुल हसन जो है जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। क्या था, प्रिय चित्रकार था, ये जान लीजिए, अबुल हसन, जिसे जो है नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित
किया गया था। मतलब जहांगीर जो था अबुल हसन को बहुत मानता था, ये जान लीजिए, क्योंकि अबुल हसन बहुत ही प्रिय चित्रकार के रूप में थे, जहांगीर के करीबी थे, ये मान लीजिए। और अबुल हसन को उपाधि दिया था जो कि नादिर उज जमा की उपाधि दिया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है देखिए कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला आप देखने जाते हैं तो शाहजहां ने करवाया था, ये जरूर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो 1648 ईस्वी में 1648 की बात हो रही है, तो 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। नगर की स्थापना की। तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि 1648 में शाहजहां ने क्या किया? दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली मतलब स्थानांतरित की। कौन किया? आगरा से दिल्ली कौन लाया राजधानी को? तो वो लाया शाहजहां। शाहजहानाबाद के भवनों में जो है लाल किले प्रमुख हैं, समझ गए? शाहजहानाबाद के भवन जो थे, शाहजहानाबाद की जो स्थापना किया, नगर की स्थापना, उसी में याद रखिएगा जो कि भवन है, भवन में ही लाल किले जो हैं प्रमुख थे। उसी शाहजहानाबाद में ही भवन बनाया गया था और उसी में लाल किला जो नाम सुनते हैं वो प्रमुख था। अब चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो इसका निर्माण जो है सुनिए, किसका निर्माण? लाल किले का। तो इसका निर्माण कार्य जो है हमीद अहमद, कौन थे? हमीद नाम है, हमीद अहमद नामक जो है शिल्पकार के संरक्षण में संपन्न हुआ। किसके संरक्षण में हुआ? तो हमीद अहमद के संरक्षण में हुआ। और हमीद अहमद कौन थे? शिल्पकार थे। ये क्लियर हो गए। और जानते हैं वर्ष 2007 की बात करते हैं। वर्ष 2007 की बात हो रही है। 7 में इसे जो है यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। ये भी सवाल पूछता है कि विश्व विरासत की सूची में लाल किले को यूनेस्को ने कब सम्मिलित किया? तो 2007 में किया था। क्लियर हो गए। तो सुनिए 33वां प्रश्न है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बानो बेगम नाम था। क्या नाम था? अर्जु अर्जुमंद बानो बेगम था, ये जान लीजिए। आगे चलिए और जानकारी देते हैं। मुमताज महल की बात करते हैं तो मुमताज महल का वास्तविक नाम हम जान गए, अर्जुमंद बानो बेगम था। ये क्लियर हो गए। मुमताज महल का अगर बात करें, मुमताज महल का जन्म की बात करें तो अप्रैल 1593 ईस्वी में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। कौन जन्मी थी? मुमताज महल। और डेट अप्रैल 1593। क्लियर हो गया। यह जो है शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। कौन? मुमताज महल, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्लियर हो गए। अगर बात करें तो बेगम की मृत्यु की बात करें, किसकी? मुमताज महल की बात करते हैं, बानो बेगम की बात करते हैं। तो देखिएगा जन्मी कब? 1593 में जन्मी, ठीक है, आगरा में जन्मी थी। लेकिन मृत्यु कब हुआ? तो 17 जून 1631 में हुआ था, ठीक है, 1631 में हुआ था, जिसे जो है आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था? आगरा के ताजमहल में दफनाया गया था। 34 क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? बताइए किस, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि क्या किया था। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद का जो है दिल्ली में जो निर्माण करवाया था, ये करवाने वाला शाहजहां था। समझ गए? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कब करवाया था? 1648 में किया था। कब कराया था? 1648 में, मतलब 1648 में करवाया था। अब सुनिए, शाहजहानी शैली नाम है, याद रखिए इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार जो है अलंकरण है, फूलदार अलंकरण की एक क्या थी? बनी हुई थी जामा मस्जिद में, तो मेहराबे बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? मेहराबे बनी हुई थी। पूछे कि जामा मस्जिद मतलब यह मस्जिद, मतलब जामा मस्जिद की बात हो रही। तो जामा मस्जिद जो है एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। क्या है? एक चबूतरे पर बनी हुई है, ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। ये ध्यान रखना है, बाहरी आवाज को इग्नोर करेंगे। और बात करें इसमें जो है 3.25 फीट क्षेत्र में फैला एक आंगन है। हाँ है। और सुनिए, वही आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जो है जहां आरा बेगम ने 1648 ईस्वी में करवाया था। मतलब देखिए जामा मस्जिद जो है 2 जगह हुआ था, एक तो आगरा में हुआ था, एक आपका कहाँ हुआ था बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। एक दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां करवाया, और आगरा में जो जामा मस्जिद हुआ था दोनों 1648 में हुआ था, याद रखिएगा 1648 में ही हुआ था। तो याद रखना है कि आगरा में जो जामा मस्जिद बना शाहजहां की पुत्री बनवाई, जो कि 1648 में ही बना था, जो कि कौन थी बेटी? तो जहां आरा बेगम थी, जो कि 1648 में बनाई थी। तो 35 क्वेश्चन नंबर है, सुनिए ध्यान से 35 क्वेश्चन नंबर, कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था? क्या बन गया था? अभिन्न अंग बन गया था। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अहमद नगर था। क्या था? याद रखिएगा, अहमद नगर था। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब चलिए बताते हैं। तो सुनिए, शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर
पर जो है आक्रमण किया। क्या किया? अहमदनगर पर आक्रमण किया। तो शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में, कब? 1633 ईस्वी में उसे विजिट कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसमें मिला लिया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये भी क्लियर हो गया। और चलिए जानते हैं, उसने, किसने? शाहजहां ने गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह, गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह एवं बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1636 ईस्वी में संधि कर ली। तो संधि कौन किया? शाहजहां। कहाँ-कहाँ के राजा से किया? तो गोलकुंडा के शासक जो अब्दुल्ला शाह था, उससे संधि किया। बीजापुर के शासक से आदिल शाह जो है, आदिल शाह से संधि किया, मतलब 1636 ईस्वी में। ये क्लियर हो गया। याद रखिएगा, शाहजहां 11 जुलाई 1636 को, मतलब 1636 को, ठीक है, औरंगजेब को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस आ गया। मतलब 36 को औरंगजेब को दक्षिण का राज्य प्रतिनिधि नियुक्त करके वापस आ गया था। कौन? शाहजहां। किसे सौंप दिया दक्षिण का क्षेत्र? तो औरंगजेब को। कब? 11 जुलाई 1636 को। क्लियर हो गया। चलिए तो आगे पढ़ते हैं औरंगजेब। चलिए शुरू करते हैं औरंगजेब। थोड़ी सी सर्दी है तो थोड़ा मैनेज करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं औरंगजेब को। लगभग मेरा शाहजहां तक हो चुका था, औरंगजेब करने जाता है, ठीक है। औरंगजेब का है तो पहला क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? बताइएगा। तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। मतलब मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब जो था वो क्या किया था ना कि सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था औरंगजेब, ठीक है। तो भी ये कट्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है? चलिए हम जानते हैं। अब देखिए, औरंगजेब के प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू नियुक्त थे, ये तो हम जान गए, नॉर्मल चीज है। आगे बात करते हैं। इसके शासन में लगभग 33% हिंदू अधिकारी थे। कितने प्रतिशत? 33%, 33%। इसकी सेना में जो है वरिष्ठ पदों पर राजपूत जो है नियुक्त थे। मतलब सबसे ज्यादा राजपूत थे इसके समय में। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब जो है मुगल वंश के अन्य शासकों की तरह राजपूतों के प्रति जो है मैत्री भाव रखता था। क्या रखता था? मैत्री भाव रखता था। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने जसवंत सिंह को, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दारा का सहयोग करने के बाद भी, मतलब दारा का सहयोग करने के बाद भी जसवंत सिंह को पुराना मनसब, क्या? पुराना मनसब प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया था। सोचिए, मतलब दारा का सहयोग नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सहयोग किया था तो भी वो जो है मनसब प्रदान किया हुआ था, गुजरात का सूबेदार बनाया हुआ था। तो देखिए 38 क्वेश्चन नंबर है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने करवाया था। चलिए औरंगजेब ने करवाया तो चलिए आगे तो आप जान गए कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ, जो कि हम जान गए कि औरंगजेब ने करवाया। तो आपसे तो क्लियर हो गया कि मोती मस्जिद का जो है निर्माण जो है किसके समय में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा औरंगजेब के शासनकाल में। तो याद रखिए, मस्जिद जो दिल्ली के है, दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद, वो निर्मित करवाया था औरंगजेब ने। और एक और औरंगजेब करवाया जो कि लाहौर में है, लाहौर में जो कि जामिया या जामी कहिए या बादशाही मस्जिद विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। जहां की जो है योजना अनुसार लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। थोड़ी सर्दी है इसलिए थोड़ा मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को जो है 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। कैसे? आप चलिए जानते हैं। तो सुनिए, मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अब चलिए कैसे? तो देखिए, आगरा पर जब आधिपत्य कर लिया औरंगजेब, आधिपत्य कर शीघ्र ही औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक, सुनिए राज्याभिषेक कितना लंबा नाम से करवाया उपाधि के साथ, सुनिए। तो अबुल मुजफ्फर, क्या है? मुजफ्फर फर बोलते हैं, याद रखिएगा। अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन, क्या है? मुहीउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से ये जो है आगरा के आधिपत्य पर, जब आगरा पर आधिपत्य कर लिया था तो औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया, जो कि इतने बड़ी उपाधि के साथ, जो कि आप देख रहे हैं अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीरी की उपाधि से, याद रखिएगा, 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में करवाया था। सोचिए, राज्याभिषेक करवाया था दिल्ली में, जो कि कब? 31 जुलाई 1658। सोचिए 1658 में, सोचिए इतना बड़ा। आगे चलिए जानते हैं। चलिए, तो एक तो आप जान गए कि 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया। अब दूसरा जानते हैं। तो देखिए, खजूबा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने हो गया था।
उस समय दूसरी बार वो राज्याभिषेक करवाया था, कौन? औरंगजेब, ये जान लीजिए। तो 15 मई 1659 को, मतलब 1 साल बाद, मतलब 1659 को, ठीक है, 1659 को, तो 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। 40वां प्रश्न है कि राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। अब चलिए और जानते हैं। तो सुन लीजिए, मुगल बादशाह औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं था, मतलब इसको चित्रकला में रुचि नहीं था औरंगजेब को, ठीक है। तो चलिए, अतः उसने अपने दरबार में चित्रकारों को जो है बेदखल कर दिया था, मतलब चित्रकला में रुचि नहीं था, इसलिए जितने भी चित्रकार थे उनको बेदखल कर दिया, हटा दिया। जिसके परिणाम स्वरूप मुगल चित्रकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में चित्रकला का विकास किया था, अपने अपने क्षेत्रों में चित्रकला का विकास किया, याद रखिएगा। उसी संदर्भ में राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। 41 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो और कोई नहीं, दौलत खान ने निमंत्रण दिया था। ये जान गए। चलिए अब जानते हैं। तो सुनिए, इब्राहिम लोदी के शासनकाल से नाराज होकर दौलत खान ने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, बुलाया, ठीक है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दौलत खान पंजाब का राज्यपाल था। सोचिए, दौलत खान जो है पंजाब का राज्यपाल था, समझ गए, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में, और वही बुलाया था बाबर को और आक्रमण करवाया था, जान गए। इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर है कि बाबर के सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। तो बादशाह की पदवी धारण जो की थी, ऑप्शन नंबर बी, काबुल में की थी। कहाँ की थी? काबुल में की थी। देखिए सुनिए, तो सुनिए, बाबर ने क्या किया? बाबर ने वर्ष 1504 में क्या हुआ? हिंदू कुश से आगे पहुंच गया, हिंदू कुश जो क्षेत्र था उससे आगे पहुंच गया। और जब काबुल पर जो है, काबुल के राजा पर जो है क्या किया? काबुल जो क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान देख रहे हैं, तो काबुल के राजा जो नाम है आर्धन, आर्धन वंश के जो है मुकीम थे। क्या थे? आर्धन वंश के मुकीम, याद रखिएगा। और अभिजातों मतलब सेनापतियों के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। मतलब काबुल में क्या हुआ? काबुल के राजा जो थे, राजा के क्षेत्र की बात करें, जो आर्धन वंश के मुकीम और अभिजातों मतलब सेनापति के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था काबुल पे कब्जा करने के लिए, ठीक है। उस समय तब जानते हैं बाबर ने क्या किया? बाबर ने स्थिति का ये जो है फायदा उठाया, मतलब इस सिचुएशन को देखकर फायदा उठा लिया बाबर। अब बाबर जैसे ही उठाया तो क्या किया कि अभिजातों को अपनी ओर शामिल कर लिया, मतलब सेनापतियों को अपनी ओर शामिल कर लिया था। और मुकीम जो थे, जो कि अर्धन वंश के थे, याद रखिएगा, तो मुकीम को परास्त कर दिया, समझ गए? तो मुकीम को परास्त कर दिया और उसने क्या किया? काबुल पर अधिकार कर लिया। और जब काबुल पर अधिकार कर लिया तो उसी में उपाधि धारण किया था, बादशाह का उपाधि या सम्राट का उपाधि धारण किया था। तो पूछता है कि बाबर ने किस पर अधिकार करने से वो बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो काबुल पर अधिकार करने से बादशाह की उपाधि धारण। 53 क्वेश्चन नंबर देखिए, 53 क्वेश्चन नंबर है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, मीर वाकी ने करवाया था। अब कैसे? चलिए अब जानते हैं। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बाबर के सेनापति मीर वाकी ने वर्ष 1527 में, याद रखिएगा, वर्ष 1507 मतलब 1527 में निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? मीर वाकी ने। कौन था ये? तो बाबर का सेनापति था, बाबर के आदेश पर करवाया था, याद रखिएगा। और मुगल सम्राट का कौन था? बाबर। बाबर ने ही मीर वाकी को बोला कि भाई जाके निर्माण करवा दो बाबरी मस्जिद का, तो यही 1527 ईस्वी में निर्माण करवाया। ये हो गया। आगे सुनिए, मीर वाकी ने इसका निर्माण जो है बाबरी मस्जिद रखा था, मतलब मीर वाकी ने जो निर्माण करवाया उसका बाबरी मस्जिद नाम रखा। 40 के दशक से पहले, 1940 के दशक से पहले मस्जिद को, याद रखिएगा, मस्जिद ए जन्म अस्थान कहा जाता था, ये जान लीजिए, ठीक है। 44 क्वेश्चन में हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो देखिए, सबसे पहला युद्ध हुआ था 1532 में, याद रखिएगा, जो कि आप नीचे देख रहे होंगे। एक चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और एक हुआ था सर हिंद युद्ध जो है 1555 में हुआ था, ठीक है। और एक हुआ था 1540 में। तो डी जो देख रहे हैं सबसे पहले देवरा, जो कि देवरा का कब हुआ था? 1532 ईस्वी में, ये जान गए। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में, जो कि सब हुमायूं के साथ हुआ था। और सरहिंद का युद्ध भी हुआ था 1555 में, ठीक है, 1555 ईस्वी में। क्लियर हो गया। 45 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले जो है हजरत आला
और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन नंबर सी सा सूरी सा जो है सूरी वंश का संस्थापक था, ये हम जानते हैं, जिसके राजधानी सासाराम है, ये भी हम जानते हैं। उसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण करने के बाद बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को हराया। सोचिए, बंगाल के नवाब सुल्तान नुसरत शाह को हरा दिया तथा दक्षिण बिहार का जो है अप्रत्यक्ष शासक बन गया। क्या बन गया? अप्रत्यक्ष शासक बन गया था। हजरत ए आला की उपाधि धारण की। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर जो है पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो किसने बनवाया? तो और कौन बनवाएगा? शेरशाह ने बनवाएगा, शेरशाह सूरी बनवाएगा, तो ये जानते हैं। तो याद किया, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी ने करवाया, ये तो हम जान गए। इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक, अगर पूछ दे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बताइए क्या था, तो सड़क ए आजम के रूप में। यह जो सड़क है भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी। सोचिए, यह जो है भारत के मध्य एशिया को जोड़ती थी, भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी, ये हम जान गए। और जो है अंतरदेशीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो सड़क बनवाया था शेरशाह सूरी, समझ गए। इस सड़क को पहले जो है उत्तरापथ या बादशाही सड़क और सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी था कौन? तो ऑप्शन नंबर बी इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह होंगे, ठीक है, इस्लाम शाह होंगे, उत्तराधिकारी होगा। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। तो इस्लाम शाह जो है सूरी वंश का दूसरा उत्तराधिकारी एवं शेरशाह सूरी का दूसरा पुत्र था। समझ गया, शेरशाह सूरी का दूसरा पुत्र था इस्लाम शाह। याद रखिए, इस्लाम शाह है और सूरी वंश का दूसरा उत्तराधिकारी है। शेरशाह सूरी का दूसरा पुत्र था, ये भी जानिए। इस्लाम शाह का अगर समय काल बोले तो याद रखिए 1545 से लेकर 1554 तक था। आप जानते हैं, मतलब 1554 तक था, ठीक है। आगे सुनिए, इसका मूल नाम जो था जलाल खान था। तो इस्लाम शाह का अगर पूछे मूल नाम तो आप बताइएगा जलाल खान। जलाल खान को 26 मई 1545 को ताज पहनाया गया। ताज मतलब गद्दी पर बैठाया गया। तो जलाल खान को 26 मई 1545 को क्या किया गया? ताज पहनाया गया। और उसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। इस्लाम शाह का उपाधि धारण किया। कौन किया? जलाल खान। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उपाधि धारण की। उसने क्या किया? उसने अपने पिता की कुशल प्रशासन की नीतियों को जो है जारी रखा और केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया। 48 क्वेश्चन नंबर है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी में कालिंजर में हुआ था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुआ था, ये आप जानते हैं। तो 22 मई 1545 को चंदेर राजपूतों के विरुद्ध लड़ते हुए शेरशाह सूरी द्वारा जो है कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान जो है उक्का नामक, क्या है? उक्का नामक अग्नेयास्त्र से निकले गोले से या गोले के फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। 49 क्वेश्चन नंबर है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी कछवाहों से किया था। समझ गए, अकबर की बात हो रही है। चलिए आप जानते हैं। तो सुनिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है कछवाहा वंश के राजपूत राजा भारमल के परिवार के साथ स्थापित किया। किसके साथ? भारमल के साथ किया था। आगे बात करते हैं। वर्ष 1562 में, मतलब 1562 में राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखावाई का विवाह जो है अकबर से कर दिया। किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। तो क्या है? हरखावाई, याद रखिएगा, उसका विवाह हो गया था, अकबर से हुआ था, ये आप जान लीजिए, भारमल ने करवा दिए थे। आगे बात करते हैं। हरवाई से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। समझ, जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने हरवाई को, याद रखिएगा, मरियम उजमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो अकबर ने क्या किया? मरियम उजमानी की उपाधि प्रदान की थी, ये जान लीजिए। आगे चलिए 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान। चलिए जानते हैं। तो सुनिए, हल्दी घाटी का युद्ध अगर तो सबसे पहले कब हुआ? तो 1576 में हुआ। कब हुआ? 1576 में, 1576 में हुआ। अब सुन लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आशफ खां के मध्य लड़ा गया। मतलब मान सिंह जो था वो मुगल शासक की तरफ से लड़ रहा था, आप जानते हैं। महाराणा प्रताप के साथ हो रहा था, ये आप जानते हैं। अब चलिए फिर से जानते हैं। तो राजपूत योद्धाओं के अतिरिक्त जो है राणा की सेना के अग्र भाग की बात करते हैं। अग्र भाग का नेतृत्व जो है अफगानों की एक टुकड़ी के साथ जो है हकीम खां सूरी कर रहा था। या राणा की सेना में जो है, राणा की सेना में भीलों
की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। भील जो जनजाति थे उसके शामिल था, ये भी जान लीजिए। यह जो है राणा की मुगलों के साथ आमने सामने का अंतिम युद्ध था। मतलब राणा, जो आप जानते हैं महाराणा प्रताप की बात हो रही है, तो महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ आमना सामना अंतिम युद्ध माना जाता है। समझ गए। 51 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे तो सबसे बड़ी बात कि तीसरा होगा मालवा पर मुगल आक्रमण, ये जान लीजिए। फिर होगा अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, ये भी सही होगा। फिर आपका चौथा होगा उड़ीसा पर कर रानी की विजय होगी, और दूसरा होगा तुकारोई का युद्ध होगा। अब इसका डेट अगर आपको याद होगा तो सही होगा, तो चलिए डेट जान लीजिए। तो देखिए, तुकारोई का युद्ध जो है 1575 ईस्वी में अकबर ने बंगाल के अफगान शासक दाऊद को परास्त किया था, ये आप जान लीजिए। तो अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? तुकारोई का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 1575 में। किसके बीच हुआ? तो बंगाल के शासक दाऊद के साथ हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें जो है अकबर की सेना का नेतृत्व मुनीम खां ने किया था, ये जान लीजिए, मुनीम खां ने किया था। तो लड़ाई हुआ था। बात करते हैं 1561 की बात करते हैं। तो 1561 में अकबर की सेना ने जो है अधम खां मतलब उधम खां भी बोला जाता है, याद रखिए, खां के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण किया। क्या किया? मालवा पर आक्रमण किया, जिसमें बाज बहादुर की पराजय हुई थी। ईस्वी में अकबर ने आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई का राजनीतिक संबंध भी सुदृढ़ किया, ये आप जान गए। तो ये क्लियर, ये तो हम पढ़ चुके थे ऊपर भी। तो हरखाबाई से विवाह कर लिया था अकबर ने, जो कि भारमल की क्या थी? पुत्री थी। क्लियर हो। 52 क्वेश्चन नंबर देखिए। 52 क्वेश्चन नंबर है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं वो सही है। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। समझ गए। अब चलिए जानते हैं मनसबदारी प्रथा क्या है। तो देखिए, मनसबदारी प्रथा जो है अकबर द्वारा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो मनसबदारी प्रथा कौन लाया? अकबर लाया, ये तो हम जानते हैं। आगे बात करते हैं। यह जो है एक कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे उनके लिए है। यह एक कुलीन की नागरिक, क्या है? नागरिक और सैन्य क्षमता को दर्शाने वाली एक संयुक्त स्थिति थी। ठीक है, ये जान गए। आगे बात करते हैं। तो आज सुनिए, मनसबदारी प्रणाली को मुगल बादशाह अकबर ने नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, ये भी जान गए। इसके अंतर्गत मतलब मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत मुगल अधिकारों हिंदुओं एवं मुस्लिम सैन्य सेवा के बदले में क्षेत्रीय कमान जो है, क्षेत्रीय जो कमान होते थे, कमान प्रदान किए गए थे तथा हथियारों, घोड़े एवं हाथियों के, ठीक है, हाथियों को उनकी संख्या के अनुसार मूल्यांकित किया गया था। चलिए आगे चलते, समझ में आया? मतलब इसके अनुसार क्या हुआ कि हथियारों, घोड़े और एवं हाथियों को उनकी संख्या के अनुसार जो है मूल्यांकित किया गया था, उनके अनुसार उन्हें दिया जाता था। ये जान लीजिए, बस इतना ही था। आगे चलिए, आगे चलिए 53 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो और कोई नहीं, अकबर किया था। क्या किया था? अकबर किया था। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में अकबर द्वारा किया गया प्रयास निस्संदेह जो है स्मरणीय है, मतलब कोई शक नहीं है, याद करने की चीज है शिक्षा के मामले में। चलिए, बदायूनी के अनुसार अगर देखा जाए, बदायूनी के अनुसार अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद अपने पुस्तकालय जीतने के बाद जब गुजरात को जीता था तो अपने पुस्तकालय को अनेक दुर्लभ पुस्तकों से भर दिया, मतलब पुस्तक से भी भर दिया था, पुस्तकालय जो खोला था। उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अनुवाद विभाग की स्थापना की। कौन किया? तो अकबर ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त अकबर ने फतेहपुर सिकरी, आगरा एवं अन्य अनेक स्थानों पर अनेक खा मतलब आश्रम मतलब पाठशालों की जो है स्थापना की। मतलब यहाँ पे देखिए, फतेहपुर सिकरी मुस्लिम शिक्षा का मुख्य केंद्र था। मतलब फतेहपुर सिकरी जो मुस्लिम शिक्षा के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे सुनिए, अकबर के समय में फतेहपुर सिकरी में जो है अब्दुल कादिर शेख फैजी, ठीक है, फैजी मतलब निजामुद्दीन जैसे विद्वान रहते थे फतेहपुर सिकरी में। है कि किस मुगल शासक ने, ठीक है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने प्रदान किया था। किसने प्रदान किया? शाहजहां ने प्रदान किया। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, मुगलों के शासनकाल में संस्कृत में मौलिक अच्छी रचनाएं नहीं हो सकी थी।
फिर भी दिल्ली सल्तनत के युग की तुलना में इस अवधि के दौरान संस्कृत साहित्य ने अच्छी प्रगति की थी। मतलब सोचिए, ऐसा नहीं कि मुगल वंश में संस्कृत का ज्यादा महत्व दिया गया, नहीं दिया गया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुगल में संस्कृत साहित्य अच्छी प्रगति में थी, ये भी जान लीजिए। आगे बात करते हैं तो सुन लीजिए। शाहजहां ने हिंदू विद्वानों का सम्मान किया। शाहजहां जो था हिंदू विद्वानों को सम्मान किया था। याद किया, जैसे नाम बता देते हैं। कविंद्र आचार्य सरस्वती है, सुंदरदास है, चिंतामणि आदि को उसके दरबार में संरक्षण मिला था। सोचिए, किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में, क्योंकि शाहजहां का पुत्र जो दारा शिकोह खुद था, ज्ञानी था। आगे चलते हैं। रस गंगाधर और गंगा लहरी लिखने वाले जो है जगन्नाथ पंडित भी उनके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में। तो संस्कृत का बहुत महत्व था कि नहीं उस समय? मतलब उतना प्रगति नहीं था, लेकिन महत्व था। समझ गए? बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुनिए 55 क्वेश्चन। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, दारा शिकोह को। ठीक है, शिकोह, ऐसे शिकोह भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, तो आपसे ये भी पूछेगा कि उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह ने किया। तो रचना किया, उसका नाम क्या है? तो सिरर ए अकबर नाम है। ठीक है, उपनिषद का जो फारसी अनुवाद हुआ है। सुनिए, जैसे उपनिषद का फारसी अनुवाद आप जान गए सिरर ए अकबर, ठीक है, जो कि दारा शिकोह की रचना है। ठीक है, मान गए? ठीक है, ये जान गए। अब सुनिए, इसकी रचना जो है शाहजहां के काल में हुई थी। किसकी रचना शाहजहां के काल में हुआ था? उपनिषद का, जो कि फारसी अनुवाद हुआ था, जिसका नाम सिरर ए अकबर है, जो कि दारा शिकोह की रचना मानी जाती है, जो कि शाहजहां के काल में हुआ था। ये आप जान गए। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सबसे बुद्धिमान था, ये हम जान गए, तभी तो उपनिषद को फारसी अनुवाद किया। उसने जो है भगवत गीता और योग वशिष्ठ उपनिषद और रामायण का जो है अनुवाद फारसी में करवाया था। सोचिए, दारा शिकोह इतना बुद्धिमान था, दारा शिकोह इतना विद्वान था, जो कि शाहजहां का पुत्र था, अब जानते हैं, और सबसे बुद्धिमान था, जिसने पता है उपनिषद का तो ऊपर पढ़े। अब देखिए, भागवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। सोचिए, रामायण का भी अनुवाद फारसी में करवाया, योग वशिष्ठ, भागवत गीता, उपनिषद, ये सब को जो है फारसी में करवाया था। कौन किया था? दारा शिकोह ने, ये जान लीजिए। आगे सुनिए, आगे चलिए। तो शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। ठीक है, शाहजहां ने क्या किया कि शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, क्योंकि दारा शिकोह के अधीन जो है 52 उपनिषदों का जो है फारसी अनुवाद हुआ था। मतलब 52 उपनिषद, ठीक है, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ था। क्लियर हो गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो है, जिसका नाम सिजदा है, ठीक है, समाप्त कर दिया था? तो कौन कर दिया था समाप्त? पता है? शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है आपको, बीपीएससी वाले के लिए तो स्पेशली ये है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछता है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा जो प्रारंभ किया गया था एक दरबारी रिवाज था, जिसका नाम सिजदा, जो कि समाप्त कर दिया था? तो कौन किया था? शाहजहां किया था। अब चलिए, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, वर्ष 1636 और 37 की बात हो रही है, ठीक है, मतलब 1636 से 37 की बात हो रही है। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा जो है प्रारंभ जो है शुरुआत जो है ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को जो है समाप्त कर दिया था। तो आपसे ये पूछता है कि दरबारी रिवाज कौन था? सिजदा। सिजदा को समाप्त कौन किया? शाहजहां ने। और कौन था शाहजहां? तो मुगल बादशाह था। कब समाप्त किया? तो 1636 से 37 की बात हो रही है, उस समय। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो बलबन द्वारा ये प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। शाहजहां ने जो शुरू किया था वो बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया था। ईरानी दरबारी रिवाज था ये सिजदा, जो कि हमारा मुगल बादशाह शाहजहां समाप्त कर दिया था। जमीन बोश की प्रथा भी समाप्त कर दी गई। ये सवाल सुनिएगा कि ये पगड़ी में बादशाह की एक तस्वीर है, तस्वीर जो है तस्वीर में पहनने की मनाही कर दी गई, मतलब माना कर दिया गया था, मनाही कर दी गई, मतलब ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट था। आगे चलिए जानते हैं, ठीक है, आओ जानते हैं। आप सुनिए कि इन बातों के स्थान पर चहार तस्लीम, क्या है? तस्लीम, ठीक है, चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई थी। क्या की गई थी? चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई थी। मनुची, क्या है? मनुची के अनुसार बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में जो है भेदभाव कर पाना कठिन हो गया। भारी आवाज को इग्नोर करिएगा। तो जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? 57 क्वेश्चन नंबर, तो औरंगजेब के समय, ठीक है, लीजिए।
कि भारत में जजिया कर जो है सर्वप्रथम 712 ईस्वी में, याद रखिएगा, किसने, मतलब 712 में कौन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कहाँ, सिंध प्रांत में लगाया गया था। तो आपसे पूछेगा कि भारत में जजिया जो है, जजिया कर जो है सर्वप्रथम कौन लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कब, तो 712 ईस्वी में। कहाँ, तो सिंध प्रांत में। ये ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। सल्तनत काल में जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। मतलब सल्तनत काल की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था, आप जानते हैं। मुगल कालीन शासक अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर, किंतु 1674 ईस्वी में, मतलब 1674 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः लागू कर दिया गया था। समझ गए। औरंगजेब ने मेवाड़ से जजिया कर वसूल नहीं किया था। कहां से, मेवाड़ से जजिया कर वसूल नहीं किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब जो है जजिया कर तो पुनः लगा दिया था, अब बताइए कि औरंगजेब ने मेवाड़ से जजिया कर वसूला था, तो नहीं वसूल पाया था। 8 क्वेश्चन नंबर है कि औरंगजेब ने किसको शाहीवाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की, बताइएगा। तो वो किया था जहां आरा को प्रदान किया था। जहां आरा कौन थी, बता सकते हैं, बताइएगा जरूर। जामा मस्जिद बनवाई थी। तो चलिए जानते हैं। देखिए, औरंगजेब ने अपनी बहन, औरंगजेब की बहन थी जहां आरा, याद रखिए, जहान आरा इसे बोला जाता है, और जहां आरा भी बोला जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो जहान आरा को शाहीवत क्या बोलते हैं, शाहीवत उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहान आरा बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी पुत्री थी। समझ गए, मुमताज महल और शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी जहान आरा, जो कि औरंगजेब की बहन हुई थी। उन्हें यह उपाधि जो है अपने पिता के मरणोपरांत औरंगजेब द्वारा अपने पिता की ओर से प्राप्त हुई थी। ये भी जान लीजिए, मतलब अपने पिता के मरणोपरांत, मतलब पिता मरने के बाद औरंगजेब जो है, औरंगजेब द्वारा अपने पिता की ओर से यह प्राप्त किया था, मतलब दिया था। ये जान लीजिए। चलिए 59 क्वेश्चन नंबर, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए केवल एक जो है सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, इसकी जानकारी देखते हैं। तो सुनिए, मनसबदारी व्यवस्था जो है मुगल काल में प्रचलित कुलीन वर्ग से संबंधित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। क्या थी, एक प्रशासनिक प्रणाली थी, आप जानते हैं, कुलीन वर्ग से, जिसे अकबर ने आरंभ किया था। प्रारंभ किया अकबर ने किया था। मनसब मूलतः जो है अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। है कि इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार जो है घुड़सवार सैनिक रखता था, और मनसबदार सम्राट से प्रतिमाह नगद वेतन प्राप्त करता था। यह जो है पैतृक नहीं था। 60वां क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए माशा इंगित करता है, क्या इंगित करता है, तो आप जान लीजिए ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, उनके लिए ये जो है मदद ए माशा इंगित करता है मुगल प्रशासन में। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखिए, मुगल प्रशासन में समस्त भूमि को भूमि कर के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया था। कितने भागों में, 3 भागों में भूमि कर को, ठीक है, टैक्स को। खालसा भूमि, जागीर भूमि और सरयुगल भूमि में बांटा गया था। मतलब 3 रूप में बांटा गया भूमि कर को। अगर देखा जाए तो 3 भागों में विभक्त किया, खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयूर गल भूमि में बांटा गया टैक्स को, ठीक है। आगे बात करते हैं, सयूर गल भूमि को ही जो है मदद ए माशा कहा जाता था। और सुनिए, अकबर ने इस अधिकार का जो है स्वयं उपभोग किया था। क्या किया था, उपभोग किया था। कौन किया था, अकबर ने, ठीक है। और जानते हैं, यह जो है भूमि स्थानांतरित नहीं होते थे, और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। ये वंशा